एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज का आर्टिकल करें। आज का जो आर्टिकल है उसका टॉपिक जो है उसको एक बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझते हैं। भाई अगर हम पैदा हुए हैं तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो किसी न किसी देश में रहते होंगे, और अगर कोई किसी देश में नहीं रहता है, हालांकि ये पॉसिबल ही नहीं है, बट आज के समय में सिर्फ इस धरती पे बोर्न होना इज़ नॉट इनफ। इस धरती के किसी पर्टिकुलर एरिया में बॉर्न होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपको इस धरती पे मानव होने का हक मिल जाएगा पर नागरिक होने का हक नहीं मिलेगा। बिकॉज सिटीजनशिप राइट जो है वो हर देश ने अपने प्रतिबंधित कर रखे हैं। तो अगर हम कल्पना करें कि कोई व्यक्ति है जो पैदा तो हुआ लेकिन अब उसका वो किसी सीमा रेखा के तहत जो नहीं पैदा हुआ, तो वो कहीं का नागरिक नहीं है, और कहीं का नागरिक नहीं है तो पूरे विश्व में कोई देश उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, कोई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब ये जो चीज़ें हैं एक तरह से हम माने तो ये दैट इज़ अ गुड थिंग दैट वी आर एज एन इंडियन वी आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स ओनली अबाउट द पीपल हु आर लिविंग इन द बाउंड्री ऑफ आर पर्टिकुलर कंट्री। ऐसे ही सब देश सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग जो थोड़ा किसी मुसीबत से, किसी प्रॉब्लम से कहीं और जाना चाहें, किसी और देश में जाना चाहें, तो ये इतना आसान नहीं है। बिकॉज जो पूरी की पूरी जो लड़ाई है वो लड़ाई है रिसोर्सेस की, स्रोतों की, खाने की, पीने की, कपड़े की, लत्ते की, मकान की। तो आइए आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आर्टिकल उसी से रिलेटेड है, नागरिकता से रिलेटेड। तो जो हम बहुत ही कॉमन मैन की तरह हम समझते हैं, जो टॉपिक है हमारा वो है इमिग्रेंट एंड इलीगल इमिग्रेंट को लेकर। जो इमिग्रेंट हैं यानी जो आए हैं कहीं से हमारे देश में या किसी भी और कंट्री में आते हैं, वहाँ पर दे आर कॉल्ड इमिग्रेंट। और एक होते हैं इलीगल जोड़ दिया जाता है उनके साथ इमिग्रेंट। क्या फ़र्क है दोनों में, ज़रा पहले समझें। तो हु इज़ एन इमिग्रेंट, पहले तो हम ये जानें कि इमिग्रेंट कौन होते हैं। एन इमिग्रेंट इज़ समवन हु मूव्स फ्रॉम वन कंट्री, जो एक देश से मूव करता है टू अनदर, दूसरे में, टू लिव परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग पीरियड। उसको वहाँ पर परमानेंटली रहना है या थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए रहना है। रीज़न वर्क, एजुकेशन, फैमिली रीयूनिफिकेशन और बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, इन वजहों से वो जाना चाहता हो। लीगल इमिग्रेशन फॉलो द होस्ट कंट्रीज लॉ। जो लीगल इमिग्रेशन का मतलब ये है कि जो जिस कंट्री में वो गए हैं उस कंट्री के लॉ को फॉलो करते हैं। क्या क्या है? एंटर विद वैलिड वीज़ा, परमिट और एजाइलम अप्रूवल। भाई आप अपना वीज़ा लीजिए, परमिट लीजिए, या आप वहाँ पर एजाइलम, शरण लेने का अप्रूवल लीजिए। रजिस्टर विद इमिग्रेशन अथॉरिटीज़, यहाँ की जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ होती हैं उनसे जो है वहाँ पर रजिस्टर कराइए। एंड स्टे ओनली एज लॉन्ग एज लीगली परमिटेड, और बस उतने दिन रहिए जितने दिन आपको लीगली जो है वो परमिट किया गया है। When does an immigrant become an illegal immigrant? कब ये illegal immigrant बन जाते हैं? An immigrant's status change to illegal if they enter without document. कैसे? क्रॉसिंग बॉर्डर्स सीक्रेटली विदाउट वीज़ा और पासपोर्ट। सुना होगा आपने, अक्सर खबर में आती रहती है कि चुपके से जो है वो सीमा से के उसमें इनफिल्टर कर जाते हैं। ओवरस्टे, वीज़ा परमिट, एंटरिंग लीगली बट स्टेइंग आफ्टर एक्सपायरी, मोस्ट कॉमन। और बहुत ही कॉमन सा एक ये है कि लोग जाते तो हैं वीज़ा से, लेकिन वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी वहीं पे रुके रहते हैं। वॉयलेट कंडीशंस, वर्किंग ऑन अ टूरिस्ट वीज़ा, जाते हैं टूरिस्ट वीज़ा पर और काम करने लगते हैं। यूजिंग फेक डॉक्यूमेंट्स और हाइडिंग क्रिमिनल रिकॉर्ड, और अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को हाइड करते हैं। रिजेक्टेड असाइलम क्लेम इफ़ देयर रिफ्यूजी एप्लीकेशन इज़ डिनाइड, अगर उनका रिफ्यूजी एप्लीकेशन डिनाई कर दिया जाए बट दे रिमेन इन द कंट्री, वो फिर भी उस कंट्री में बने रहें। तो दो तरह से तरीके हैं
किसी भी देश में जाने के पहला तो आप लीगली जाइए इमिग्रेंट बनकर, और अगर ना रहने दें तो भाई आप अपने कंट्री वापस जाइए। और इलीगल जो है वो, अगर आप उस कंट्री की मर्जी के बगैर भी अगर वहाँ रहेंगे तो फिर वो इलीगल इमिग्रेंट की कैटेगरी आती है। अब ज़रा पहले हम वर्ड्स देख लें कि हमारे आज आर्टिकल में वर्ड्स कौन कौन से हैं। तो वर्ड्स जो है हमारे उसमें सबसे पहला वर्ड आया है रिफ्यूजी, अ पर्सन फोर्स टू लीव देयर कंट्री ड्यू टू वॉर परसिक्यूशन। जो एक व्यक्ति को, ये यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया है, वो हिज कंट्री आना चाहिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, देयर तो प्लूरल के लिए आता। तो एक व्यक्ति जिसको अपना देश छोड़कर जाना है, वजह कुछ भी हो सकती है, वो रिफ्यूजी है, वो दूसरी जगह शरण लेना चाहता है। एजाइलम सीकर और डिस्प्लेस्ड पर्सन। रिपैट्रिएशन, रिपैट्रिएशन मीन्स रिटर्निंग ओन कंट्री। एक एक्सपैट्रिएशन होता है अपना देश छोड़ना, और रिपैट्रिएशन अपने देश वापस जाना। होमकमिंग या रिस्टोरेशन। इमिग्रेशन आई वाला, दैट इज कमिंग टू लिव इन अ फॉरेन कंट्री, किसी भी देश में आना, माइग्रेट करना। और रीलोकेशन। ऑपरेशन, दैट इज ऑप्रेस, क्रूअल और अनजस्ट ट्रीटमेंट, दमन। टायरनी या परसिक्यूशन, दैट इज कॉल्ड किसी का दमन करना। यूनिलेटरल, डन बाय वन साइड विदाउट अग्रीमेंट, एक ही तरफा, वन साइडेड और इंडिपेंडेंट। शेल्टर, a place of safety or protection. Refuse, heaven or asylum. Refuse, heaven या asylum. Shake off, to get rid of. और पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा पढ़ते वक्त दिमाग में पढ़ाई आए तो चीज़ें थोड़ी यहाँ से सिंक करते हैं, जैसे get rid of। तो अब ये नहीं कि एक दिन बैठकर प्रेपोजिशन लर्न करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए, टू गेट रिड ऑफ, तो कभी आए रिड ऑफ तो रिड ऑफ 2-4 बार बोलेंगे, अपने आप सिंक होगा। एस्केप या कास्ट ऑफ। स्टिपुलेशन, दैट इज अ कंडीशन और रिक्वायरमेंट। प्रोविजन, प्रावधान, दैट इज कॉल्ड प्रावधान। प्रोविजन, दैट इज कॉल्ड स्टिपुलेशन। तो सारे वर्ड थे हमारे पास, वर्ड्स कर लीजिएगा। और फिर अब हम आते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। तो लेट्स सी कि हमारे आज के आर्टिकल में क्या क्या है। सो हम देखें, आज पहला वाला ही हमने लिया है जो है आर्टिकल। तो रिलीफ, राहत फॉर रिफ्यूजीज। जितने रिफ्यूजीज हैं जो यहाँ पर जो शरण लिया है जिन्होंने, उनके लिए थोड़ी राहत है। इंडिया एंड श्रीलंका मस्ट हेल्प वॉलेंटरी रिपैट्रिएशन ऑफ रिफ्यूजीज। जो इंडिया और श्रीलंका को जो वॉलेंट्री अपनी इच्छा से रिपैट्रिएशन, जो अपने देश जाना चाहते हैं, ऑफ रिफ्यूजीज, उसमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। The formulation of the immigration and foreigners exemption order, ये जो पूरा जो फॉर्मुलेशन है, स्ट्रक्चर है इमिग्रेशन और फॉरेनर्स का, एग्जेम्पशन छूट वाला ऑर्डर 25 नोटिफाइड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ऑन September 1, जिसको नोटिफाई किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा सितंबर 1 को। प्रोवाइड, ये प्रदान करता है ग्रेटर क्लैरिटी और स्पष्टता ऑन सर्टन इशू, कुछ मुद्दों पर कंसर्निंग, जो संबंधित है इंडियाज इमिग्रेशन, भारत के जो इमिग्रेशन जो है वो फ्रेमवर्क, जो भारत का ढांचा है उसको ये प्रोवाइड करता है। थोड़ी और क्लैरिटी भारत की इमिग्रेशन फ्रेमवर्क को लेकर, यानी भारत का जो अपना ढांचा है उसको लेकर। इट एग्जेम्प्ट, ये छूट देता है, एग्जेम्प्ट छूट देता है अ सेट ऑफ पीपल, कुछ लोगों को, फ्रॉम द रिक्वायरमेंट, की उनको जरूर उस रिक्वायरमेंट से छूट देता है ऑफ अ वैलिड पासपोर्ट, कि अगर वैलिड पासपोर्ट नहीं है तो भी, और अदर वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट, और अगर और भी कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है ट्रैवल का, एंड वैलिड वीज़ा नहीं है तो इंटर करने के लिए। स्टे एंड एग्जिट द कंट्री, या देश छोड़कर
जाने के लिए या यहाँ रहने के लिए। कह रहा है कि अ सेट ऑफ पीपल, कुछ लोगों को जो है वो एग्जेम्प्ट किया है, छोड़ दिया है उससे कि उनके पास अगर वैलिड पासपोर्ट, वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट या वैलिड वीज़ा नहीं है तो भी वो आ सकते हैं, रुक सकते हैं या जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम स्पेसिफाइड सेट्स ऑफ इंडियन सिटीजन, जो स्पेसिफाइड सेट ऑफ इंडियन सिटीजन्स हैं, मतलब भारतीय जो स्पेसिफाइड हैं उनको छोड़कर, अपार्ट फ्रॉम को छोड़कर, इट कवर्स नेशनल ऑफ नेपाल एंड भूटान, नेपाल और भूटान को ये कवर करता है। तिब्बतन रिफ्यूजीज, दो तिब्बतन रिफ्यूजीज हैं। 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज फ्रॉम, और 6 जो माइनॉरिटीज हैं फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान एंड श्रीलंकन तमिल। यहाँ पर जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए भी ये है। अ सिग्निफिकेंट आस्पेक्ट, और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, इज द रेफरेंस टू द श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजीज, और बहुत ही महत्वपूर्ण एक पहलू है कि इसमें रेफरेंस दिया गया है श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजीज का। विद मेनी लिविंग इन तमिलनाडु सिंस 1990, जो तमिलनाडु में रह रहे हैं 1990 से, जब वहाँ पर जब LTT का जो एक दौर था उसके बाद से ही। द ऑर्डर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फोर्सिबल रिपैट्रिएशन, ये जो ऑर्डर आया है वो उनको प्रोटेक्ट करता है कि उनको बलपूर्वक जो रिपैट्रिएशन, उनके देश जो भेजा जा रहा टू श्रीलंका, उससे उनको प्रोटेक्ट करता है। द स्टिपुलेशन, ये जो प्रावधान है, द स्टिपुलेशन बीइंग दैट, वो ये है दैट they should have taken shelter in the country as on January 9, जो है वो जब उन्होंने जो प्रावधान ये है कि उन्होंने शरण लिया हुआ होना चाहिए ऑन January 9, 2015 एंड रजिस्टर्ड देमसेल्व्स, और खुद को रजिस्टर्ड कराया हुआ हो। इन द लास्ट 30 ऑड ईयर्स, पिछले 30 सालों में, नाइदर द यूनियन गवर्नमेंट नॉर द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैड ड्रॉन अप एनी, उन्होंने कोई कोशिश नहीं की, ड्रॉन अप एनी यूनिलेटरल प्लान, कोई भी एक तरफा प्लान टू सेंड देम बैक, कि उनको वापस भेजा जाए। ना तो इंडियन गवर्नमेंट ने एफर्ट लिया, ना उन्होंने। इनफैक्ट वास्तव में आफ्टर द एंड ऑफ द सिविल वॉर इन श्रीलंका इन 2009, बोथ द गवर्नमेंट हैव बीन डूइंग देयर बिट टू इंश्योर, 2009 में जो श्रीलंका में सिविल वॉर खत्म हुआ उसके बाद दोनों गवर्नमेंट जो है बिट टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए देयर वेलफेयर, कि उनका वेलफेयर करने के लिए जो है बोथ द गवर्नमेंट हैव बीन डूइंग देयर बिट, अपना जो भी कर सकते थे वो उन लोगों के लिए कर रहे हैं। येट श्रीलंकन तमिल वर नॉट इंक्लूडेड व्हेन द यूनियन गवर्नमेंट, लेकिन जो श्रीलंकन तमिल थे उनको नहीं इंक्लूड किया गया था। द यूनियन गवर्नमेंट अमेंडेड, जब यूनियन गवर्नमेंट ने, इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अमेंड किया द सिटीजनशिप एक्ट 6 years अगो, जब सिटीजनशिप वाला जो ये आया एक्ट आया 6 साल पहले, टू प्रोवाइड सिटीजनशिप, की जो सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी टू द 6 नॉन मुस्लिम ग्रुप, जो नॉन मुस्लिम ग्रुप फ्रॉम 3 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज, उसमें जो है वो तमिल, उनको जो है वो जो श्रीलंकन तमिल हैं उनको जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया। 10, और इसलिए द ऑर्डर गिव्स तमिल रिफ्यूजीज सम रिलीफ, और अब जो ये आया है इसीलिए जो वो तमिल रिफ्यूजीज हैं उनको थोड़ी राहत मिली है। हाउएवर, हालांकि देयर आर अनआंसर्ड क्वेश्चन, कुछ जो प्रश्न हैं वो अभी भी अछूते रह गए हैं। इट इज़ नॉट क्लियर, ये स्पष्ट नहीं है वेदर द रिफ्यूजी विल बी एबल टू शेक ऑफ, गेट रिड ऑफ, क्या उनको छुटकारा मिल जाएगा। अभी भी ये क्वेश्चन जो है वो अभी भी है कि क्या उनको छुटकारा मिल जाएगा। इलीगल माइग्रेंट का जो टैग लगा हुआ है, क्या इससे उनको छुटकारा मिल जाएगा। अ हर्डल, ये जो एक बाधा है इन देयर अप्लाइंग फॉर इंडियन सिटीजनशिप, जिसकी वजह से, जिस हर्डल की वजह से वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं कर पाते हैं बाय रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 5 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट, इसके तहत 1955, और बाय नेचुरलाइजेशन अंडर सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट इज दैट दे आर इलीगल माइग्रेंट्स, कि ये जो दैट दे आर इलीगल माइग्रेंट्स एज पर द लॉ, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग वो इलीगल माइग्रेंट्स हैं। व्हेन द रिफ्यूजीज आर नॉट कंसीडर्ड एलिजिबल,
अब ध्यान से पढ़िएगा, जब रिफ्यूजियों को जो है वो नहीं माना जाता एलिजिबल कि वो योग्य हैं टू अप्लाई फॉर अ लॉन्ग टर्म वीजा LTV, इट इज डाउटफुल वेदर दे विल बी एबल टू सीक सिटीजनशिप। तो फिर ये डाउटफुल रहता है कि क्या वो नागरिकता प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हैं। LTV विल इनेबल देयर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, LTV से उनको थोड़ा रोजगार भी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट एंड हायर एजुकेशन, और उच्च शिक्षा भी मिलेगी। In the run-up to the enactment of the Citizenship Amendment Act 2009, the ministry had justified their exclusion। जो अमेंडमेंट एक्ट था 2009 में, उसमें मिनिस्ट्री ने जस्टिफाई किया था उनके एक्सक्लूजन को कि उनको क्यों बाहर रखा है, एंड हैड टेकन द स्टैंड दैट दे वर अमंग दोज एलिजिबल फॉर LTV इफ दे कुड प्रूव कि वो तब एलिजिबल होंगे LTV के लिए, लॉन्ग टर्म वीजा के लिए, अगर वो प्रूव कर दें दैट दे हैड बीन, कि वो जो है वो अगर वो प्रूफ कर देंगे कि दे हैड बीन विक्टिम ऑफ, कि वो पीड़ित हैं किस चीज के, विक्टिम ऑफ ऑपरेशन दमन के, इन देयर कंट्रीज ऑफ ऑरिजिन, जो उनका अपना देश है जहाँ पर वो कंट्री ऑफ ऑरिजिन, अगर वहाँ पर वो वहाँ से विक्टिम है और वहाँ से उनको ऑपरेस किया गया तो वो एलिजिबल हो सकते हैं। द सेंटर वुड डू वेल, ये अच्छा होगा सेंटर के लिए। इफ इट लिबरलाइज, अगर वो थोड़ा उदारीकरण करता है, इट स्टैंड ऑन LTV, अपने जो उनका अपना पॉइंट है LTV को लेकर, फॉर द डिजर्विंग एमंग द श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजीज, जो डिजर्व करते हैं उन लोगों में जो श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजी हैं। द सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी फॉर तिब्बतन रिफ्यूजीज कैन बी अ मॉडल, जैसे हमने सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी जो है वो प्रदान किया हुआ है तिब्बतन रिफ्यूजी को, उसको एक मॉडल मान लें। इट इज ऑल्सो टाइम, अब टाइम है दैट इंडिया एंड श्रीलंका टुक अर्ली स्टेप, और अब टाइम हो गया है कि भारत और श्रीलंका को ले लेना चाहिए था अर्ली स्टेप फॉर वॉलेंट्री रिपैट्रिएशन, जो वॉलेंट्री अपनी इच्छा से अपने देश वापस जाना चाहते हैं, अलोंग विद द स्कीम ऑफ स्ट्रक्चर, और साथ ही साथ एक पर्टिकुलर ढांचा बनाएं असिस्टेंस, एक उनको हेल्प करने के लिए। लोकल इंटीग्रेशन इज ऑल्सो एन ऑप्शन, एक लोकल इंटीग्रेशन, एकजुटता इज ऑल्सो एन ऑप्शन टू सॉर्ट आउट द इशू, इस इशू को खत्म करने के लिए। फंडामेंटली, मूलभूत रूप से द स्टेक होल्डर्स शुड अडॉप्ट अ ह्यूमैन अप्रोच, और मेन मुद्दा तो ये है कि जो भी इसमें दावेदार हैं उनके साथ एक ह्यूमैन, मानवीय अप्रोच रखना चाहिए। यानी जो यहाँ पर रिफ्यूजीज हैं और यहाँ शरण लेना चाहते हैं, उनको थोड़ा देखा जाए, और अगर थोड़ा लिबरलाइज किया जाए, सेंटर अगर लिबरलाइज करे और उनको एक LTV लॉन्ग टर्म वीज़ा दे दे, ताकि वो भी जो है अपने जीवन में एक कुछ प्रोडक्टिव कर पाएँ और थोड़ा आगे ग्रो कर पाएँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। और अब हमारे पास जो है, देखें अगर आपको ये समझ में आ गया है तो फिर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। लेट्स सी क्वेश्चंस क्या कह रहा है। वर्ड्स कर लीजिएगा, क्योंकि हर आर्टिकल के साथ बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। हाउ डज द रिसेंट ऑर्डर इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट, अभी जो ऑर्डर आया है वो गवर्नमेंट के द्वारा, वो कैसे प्रोवाइड करता है रिलीफ, राहत टू श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजीज, जो श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजीज हैं उनके लिए कैसे राहत है। ग्रांटिंग इमीडिएट रिकॉग्निशन एज इंडियन सिटीजन, नहीं ये तो कहा नहीं है। एग्जेम्प्टिंग देम फ्रॉम कंपल्सरी रिपैट्रिएशन वाइल एक्सटेंडिंग लीगल सेफगार्ड, यस ये कहा है कि उनको छूट दे दी जाएगी कि उनको इमीडिएटली उनके देश वापस नहीं भेजा जाएगा, और उनको थोड़ा LTV की बात की गई है कि लॉन्ग टर्म वीज़ा एक सेफ गार्ड की तरह दिया जाएगा। एलोकेटिंग परमानेंट हाउसिंग प्रोविजन, हाउसिंग प्रोविजन की आर्टिकल में कोई बात नहीं की गई। इंश्योरिंग इंटाइटलमेंट टू फुल प्रॉपर्टी ओनरशिप, इसकी भी बात नहीं की गई। आंसर इज बी। What remains the major underlying problem, underlying छुपा हुआ problem even after the enforcement of the new order, जो एक छुपा हुआ भाव है अभी भी, इसके बावजूद भी क्या है प्रॉब्लम, ये enforcement of the new order।
डिनाइल ऑफ एसेंशियल सब्सिस्टेंस फैसिलिटी सच एज एडिक्वेट फूड क्लोथिंग, इसमें बात नहीं की गई। फोर्स रिपैट्रिएशन इज कैरिड आउट विदाउट कंप्लाइंस टू प्रिस्क्राइब लीगल प्रोसीजर, आर्टिकल में नहीं कहा गया है। प्रोहिबिशन फ्रॉम असेसिंग हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी एंड सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट, ये हम बात कर रहे हैं कि उस नए ऑर्डर के बाद भी क्या इशू है। क्लासिफिकेशन एज इलीगल माइग्रेंट कंटिन्यू टू ऑब्स्ट्रक्ट, वो जो उनको ठप्पा लगा हुआ है इलीगल माइग्रेंट का, उसकी वजह से देयर पाथवे टू सिटीजनशिप, उनको वो भर ही नहीं पाएंगे जब तक उनका इलीगल माइग्रेंट वाला वो नहीं हटेगा, तो वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। दिस इज प्रॉब्लम। What measure is suggested in the article as practical step? क्या एक practical step बोला गया है for addressing the plight of Tamil refugees? Liberalization of the long-term visa process leading to eventual citizenship right. Yes, ये बोला गया है। Provision of temporary shelter combined with financial stipend, इसकी कोई बात नहीं की गई है। Adoption of a neutral stance where neither right are granted nor deportation, नहीं, ऐसा तो नहीं बोला गया है। And enforcement of stricter immigration surveillance with constant administrative check, नहीं, ये भी नहीं बोला गया। आंसर इज ए। तो मुद्दा था नागरिकता का और मुद्दा ये भी था तमिल रिफ्यूजीज वाला मुद्दा है, और जो उनको इलीगल माइग्रेंट का जब तक उन पर से ठप्पा नहीं हटेगा तो वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो उसमें सरकार कैसे उनको थोड़ा हेल्प करेगी। आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में। थैंक यू, जय हिंद।